नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। 1 जुलाई 2017 को देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ और सरकार का मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही देश के नागरिकों को भी कई अहम फायदे होंगे। एक राष्ट्र एक कर के साथ सरकार इसको लेकर चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश के नागरिकों को कितना फायदा हुआ है और ये विभाग किस तरीके से काम करता है, काम करने के तौर तरीके, किस तरीके से टैक्स वसूला जाता है और जो चीज़ महंगी और सस्ती हो रही हैं उन पर किस तरीके से कर लगता है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर जीएसटी स्टेट विजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज़ पर। तो सर, आज जीएसटी को लेकर तमाम चीज़ें समझेंगे। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल रहते हैं जीएसटी को लेकर। तो जैसा मैंने कहा सर कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर जरूरत थी जीएसटी लागू करने की और इससे क्या फायदा होगा? क्या जीएसटी है? पहले तो मैं एचएनएन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी श्रोताओं का भी जो है धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि सचिन जी आपने पूछा कि जीएसटी की क्या आवश्यकता थी और इसका क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो है स्टेट वाइज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो स्टेट वाइज जो है हर स्टेट का अलग अलग होता था, जिसको मुख्यतः वैट वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था। वो हर स्टेट का सेपरेट टैक्सेशन सिस्टम होता था। जुलाई 2017 में जीएसटी जो है वो पूरे देश में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो स्टेट के कुछ टैक्सेस थे जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स, इसी तरह जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी, सेंट्रल एक्साइज था, कस्टम था, सर्विस था, ये सब टैक्स को मिला अलग अलग रेशो था और का टोटल मिलाकर के जो भी आप बता रहे कितना बैठता था? लगभग जो अगर हम जोड़ेंगे तो वो लगभग 28% 30% के लगभग मिलाकर होता था इससे पहले, 17 से पहले। जी। अब जुलाई 2017 के बाद से ये सारे जो टैक्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस वो मर्ज कर दिए गए और एक टैक्स बना दिया गया जिसको हमने नाम दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये है कि अब स्टेट को जो है वो पावर है सर्विस टैक्स वसूलने की, उसको जो है लगाने की, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। देखिए, जिस तरीके दो होते हैं, एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, जी, है ना। अब इसी तरीके से कह रहे हैं भाई केंद्र अलग वसूल करेगा और स्टेट अलग। नहीं, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिक्री कर होता था, जो वस्तुओं की बिक्री पर जो कर लगता था, वो जो पावर थी संविधान के तहत वो स्टेट्स को दी गई थी जी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो उत्पादित कर, जिसको आप उत्पाद कर या सेंट्रल एक्साइज कह सकते हैं, वो लगता था। इसके अलावा सर्विस टैक्स था, सेवाएं बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है वो लेवी करती थी और उसको कलेक्ट करती थी। तो अब क्या हो गया कि स्टेट जो है वो सर्विस टैक्स भी लगा सकता है और वसूल सकता है। इसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है जो बिक्री कर है, जो वैट है, उसको अब वसूल सकती है। तो ये कॉमन टैक्सेशन सिस्टम हो गया है जिसके 3 कंपोनेंट है जो अभी आपने बात की, जिसमें सबसे पहला है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेकंड है स्टेट जीएसटी और थर्ड है सेंट्रल जीएसटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को आपके माध्यम से कि जो आईजीएसटी है बेसिकली वो एक ब्रिज का काम करता है जी। वो कोई मतलब टैक्स नहीं है, वो एक ब्रिज का काम करता है कि जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे आईजीएसटी जो है वो पेएबल होता है और विद इन स्टेट जो भी जो ट्रांजैक्शंस होंगे उस पे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी बराबर बराबर वसूला जाता है। तो लोगों के मन में सवाल रहता है कि भाई मान लीजिए केंद्र अलग टैक्स ले रहा है और स्टेट अलग टैक्स ले रहा है, तो उसको क्या 18% के साथ कैलकुलेट किया जाना चाहिए, जिसको भी आप 28 या 30% बोल रहे थे, जिसको सरकार भी कह रही नहीं अब टोटल 18% लगेगा हर चीज़ पर, ऐसा कुछ है? देखिए, जो रेट ऑफ टैक्स है अभी गवर्नमेंट ने उसमें रिफॉर्म किया है कि पहले जो है एक हमारा स्लैब हुआ करता था 28%, उस 28% को और 12% को कम करके अब जो है 18% और 5% के स्लैब में लेके आ गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु है या कोई गुड्स सर्विस है
वो 5% की कैटेगरी में आती है। तो उसका मतलब ये है कि 2.5% स्टेट जीएसटी होगा जी और 2.5% सेंट्रल जीएसटी होगा। इसी तरह कोई वस्तु अगर 18% की कैटेगरी में आती है तो उसका मतलब है 9% स्टेट जीएसटी एंड 9% सेंट्रल जीएसटी। तो सर जनता को उससे क्या फ़ायदा हुआ है? क्योंकि देखिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम परसेंटेज पर भी हम बात कर रहे हैं, तो ये जीएसटी लागू होने के बाद अभी 28% का आपने जिक्र किया, भाई अलग अलग होता था, तो इसमें डायरेक्टली जनता को फ़ायदा हुआ क्या है? क्योंकि कई ऐसे र्यूमर्स है देश के अंदर कि जीएसटी लागू होने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो फ़ायदा क्या हुआ है इसमें? देखिए, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि टैक्स जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर का प्रोसेस होता है। लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। अगर हम पहले देखें तो बहुत सारे टैक्स उस समय भी थे, ऐसा नहीं था। वैल्यू एडेड टैक्स उस समय भी था, सेंट्रल एक्साइज उस समय भी था, जी सर्विस टैक्स उस समय भी था। तो वो टैक्स जो है वो आम आदमी की पहुंच से जो है उनको इतना आभास नहीं होता था। और सेंट्रल मतलब जो अब ये जीएसटी लागू हुआ तो वो सामने दिख रहा है पब्लिक को, उसकी बहुत अवेयरनेस भी आई है लोगों में इस बात को लेकर के। तो उनको ये लगता है इसका नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान नहीं है। पहले भी हम टैक्स पे करते थे, कोई वस्तु कोई सर्विस हम ले रहे हाँ, हैं हर तो चीज़ उसके पर लिए हमें टैक्स पे पेमेंट करते हैं। करना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन अब ये एक अच्छी बात ये हुई है कि जो भी बिजनेसमैन है अगर वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो आईटीसी एक चेन होती है, वो उसके लिए ओपन हो गई है। जी, तो सर इसमें कुछ चीज़ों को जैसे क्या पेट्रोल, डीजल या फिर जो लिकर है, क्या इसको इसमें शामिल किया गया या बाहर रखा गया जीएसटी से? अभी तक का जो प्रेजेंट स्टेटस है, ये जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और एक्साइज है, इसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। निरंतर जनता की भी ये मांग रहती है कि इसको इस एम्बिट में लाया जाए। तो मे बी गवर्नमेंट इसमें सोचे भविष्य में कि हाँ इसको जो लेकिन है। इसमें अभी वैट तो वसूलती है ना स्टेट गवर्नमेंट अलग से? देखिए, वैट अभी भी है, एट प्रेजेंट भी जो वैट है वो लागू है, इम्प्लीमेंट है। जैसे हम आपने बात की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो जी। उस पे वैट है, एक्साइज है, जी जो लिकर है उस पे भी वैट है। तो वैट अभी भी है। जी। तो अब सर देखिए, कई बार सरकार का ये मानना है कि भाई जीएसटी ने वैट सेवा कर हो, उत्पाद शुल्क हो या फिर जो प्रवेश कर है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर थे उनको समाप्त कर दिया। इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर लगने वाले जो बॉर्डर था उस पर जो चेक पोस्ट लगते थे उनको ख़त्म किया गया है। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, देखिए हर स्टेट की अपनी एक तरीका है। अभी भी ई वे बिल जो है वो जनरेट होते हैं, और खासकर जैसे उत्तराखंड जैसा पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर अभी हमारे स्टेट में मोबाइल स्क्वाड हैं, जो है जो भी वाहन यहाँ एंटर होता है, यहाँ से बाहर जाता है, उसको वो रोक करके उसकी जांच की जाती है। और डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं हुआ है। जी। टैक्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को आपके जी। माध्यम से कि टैक्स जो है वो दो प्रकार का है। नंबर एक है डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, टैक्स। जिसको इनकम टैक्स कहा जाता जी। है, कि वो जिस पर लगता है उसी से वसूला उसी से जाता है। वसूला जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट Indirect टैक्स, tax, आईडीटी जिसको आप कह सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी है, तो कि ये सबको देना है। ग्राहक से वसूल करके व्यापारी के माध्यम से सरकार के खाते में जमा होता है। तो सर कौन सी वस्तुएं हैं जैसे दूध, फल, सब्जियां, अनाज, कैंसर की दवाइयां, तो लोगों को ये जानकारी नहीं कि भाई टैक्स लग किस चीज़ पे रहा है। हम बाज़ार में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, अब उसे थोड़ी पता है कि भाई कितना क्या है, वो तो जाएगा देगा। उसके बाद होटल्स में पर्यटन को लेकर के हर जगह होटल्स में भाई सो जीएसटी दे दीजिए। खाना खाने जाएंगे किसी रेस्टोरेंट होटल में, वहाँ पर देखा भाई जीएसटी का बिल भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, पहले भी था सर्विस टैक्स जो है, जैसे लगता था होटल्स में, या लग्जरी टैक्स भी जो है स्टेट वसूलता था। तो आज उसको चेंज करके हमने जीएसटी कर दिया है। सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स जो है वो उसमें मर्ज हो गए हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और हम कुछ भी वहाँ पे सर्विसेज लेते हैं, कुछ जो है हम खाना खाते हैं, तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देश की प्रगति के लिए टैक्स जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है स्टेट सरकार का। तो सर इसमें रेवेन्यू कलेक्शन में, अर्थव्यवस्था की मजबूती में कुछ फ़ायदा मिला है जीएसटी लागू होने के बाद? जैसे सरकार दावा करती है कि भाई साल 2024-25 में कुल जीएसटी जो रिकॉर्ड हुआ है वो 22 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जो एक सरकार रिकॉर्ड बताती है इसको। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इससे सर किस तरीके से इसका फ़ायदा हुआ है, कुछ बता सकते हैं? कि पहले क्या होता था भाई, जो सर्विस टैक्स होते थे, अलग अलग टैक्सेस थे, उसमें जो है किस तरीके चीटिंग होती थी, और जीएसटी लागू होने के बाद चीटिंग कैसे रुकी है?
देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो टैक्स हर स्टेट अपना अलग अलग उसकी जो है टैक्स लॉ थे, और किसी बिजनेसमैन को जो है वो पैन इंडिया लेवल पे जो है बिजनेस करना होता था, तो हर स्टेट में जाके उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना है, और उसी स्टेट की लॉ के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करने हैं, उसी स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना है। बहुत सारे स्टेट्स की अलग जो है वो रेट ऑफ टैक्स होते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने ये एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम लेके आई, जिसमें पैन इंडिया लेवल पे एक जैसा टैक्स लॉ है, और उससे स्मूथ जो है वो बहुत अच्छा वो हुआ है जी। बिजनेस करना, और निश्चित रूप से उससे अर्थव्यवस्था को भी बहुत तेजी से फायदा हुआ है। आप जैसे आपने बताया कि 22.08 लाख जी करोड़ बिल्कुल। जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है को सभी को हाँ प्राप्त रिकॉर्ड हुआ, हाँ। और ये रिकॉर्ड है, निरंतर बढ़ रहा है टैक्सेस। तो सर जैसे अभी हाल ही में हमने देखा था 2025 में सरकार ने जीएसटी के कुछ दरों को घटाया था, तो उसके पीछे क्योंकि जब बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में ही पता लग गया था, जब 2025 15 अगस्त में जो लाल किले से भाषण हुआ था कि इस बार कुछ प्रधानमंत्री बड़ा करने वाले हैं, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही और लोगों को बड़ी रियायतें मिली। तो सरकार ऐसा फैसला क्यों लेती है और इससे जनता को क्या लाभ होता है? देखिए, लोगों की भी ये डिमांड थी, और जो इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन हैं उनकी भी ये डिमांड थी कि जो हमारे स्लैब्स हैं, टैक्स रेट हैं, तो धीरे धीरे उनको जो है यूनिफाइड किया जाए, कम किया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी इस पे विचार किया, और जो हमारा 28% जो टैक्स स्लैब था जी। उसको कम करके जो है 18% पे कर दिया। इसी तरह जो 12% था उसको कम करके 5% पे लेके आ गई। तो आज की डेट में देखें तो मैक्सिमम जो गुड्स हैं वो 5% एंड 18% की इसमें जी। है। तो लेकिन जैसे हमने जब जीएसटी की दरें कम हुई थी तो सबका दिमाग गाड़ियों पर गया, अचानक से टीवी पर भी खबरें, भाई गाड़ियां सस्ती हो गई, और वो हुई भी हैं कि 1.5 लाख रुपए हमने खुद देखा शोरूम्स में। इसके अलावा इसका फ़ायदा और किस क्षेत्र में मिला है, किस सेक्टर में मिला है? जैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या और कुछ चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ा जी इन चीज़ों का? बिल्कुल, जो इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, उस पर जो है वो टैक्स होता था, उसको अब 0% कर दिया गवर्नमेंट ने। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एक इंडिविजुअल के लिए। जिस तरह से जो है फैमिली जो है वो इंश्योरेंस लेना पड़ता था हेल्थ का, उसमें काफ़ी प्रीमियम बढ़ रहा था, तो उसको देखते भी गवर्नमेंट ने उसको 0% किया। इसी तरह से जो है फार्मा में जी। जो हमारी दवाइयाँ दवाइयाँ हैं हैं, उस पे बहुत कम कर दिया गया है। निश्चित तौर पे जो है वो आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा मिला है। एक सर सवाल ये है कि आप लोग जो हैं लगातार चेकिंग भी करते हैं और हम देखते हैं भाई जीएसटी की रेट्स भी जगह जगह पर पड़ती हैं कंपनीज़ में और बड़े बड़े होटल्स में। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? किस तरीके से एक आदमी कर की चोरी करता है? कैसे चीट करता है वो? ये बहुत ही आपने बड़ा काफ़ी गहरा प्रश्न पूछ लिया है। इसको कम शब्दों में तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा एक्सप्लेन यहाँ पे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के जो है टैक्स पेयर्स होते हैं जो टैक्स तो वसूल लेते हैं पब्लिक से, लेकिन उसको टाइमली डिपॉजिट नहीं करते हैं गवर्नमेंट के एक्सचेकर में। जी। तो जो विभाग है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सीजीएसटी, या स्टेट का जो है एसजीएसटी डिपार्टमेंट, निरंतर वो डाटा एनालिसिस करता रहता है, वो जांच करता रहता है कि कौन अमुक जो है वो टैक्स पेयर कितना अपना टैक्स पे कर रहा है, लाइबिलिटी को टाइम से डिपॉजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। डाटा एनालिसिस के आधार पे जो है हमारी टीम निरंतर काम करती रहती है, और जब भी कोई वो मिलता है कि हाँ इसने जो है अभी टैक्स डिपॉजिट नहीं किया प्रॉपर, तो उस पे जो है वो छापेमारी की जाती है। छापेमारी करते हाँ हैं। जी, रेट होती है, हाँ। और वो टैक्स डिपॉजिट तो करवाया लोग जाता करते हैं इस तरीके की चीटिंग और उसका फिर खामियाजा भी भुगतना है। पड़ता होगा। बिल्कुल, उस पर पेनल्टी की भी कार्रवाई उन पर होती जी। है। चलिए सर, हमें छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और विजय कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि उत्तराखंड को जीएसटी लागू होने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में इससे कितना लाभ होगा, और पहाड़ी क्षेत्र होने के बाद क्या जीएसटी लागू करना एक चुनौती है। छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात जीएसटी को लेकर हो रही है। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी विजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर। जो ब्रेक पर जाने से पहले हमने जीएसटी को ओवरऑल समझा क्या होता है। अब बात उत्तराखंड की आती है सर। स्टेट अलग से जो जीएसटी हो रही है तो उसमें कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को है, और इसका राजस्व में भी सरकार कुछ फ़ायदा होता है? निश्चित रूप से अब आप देखिए कि जो टैक्स रेट कम हुए हैं तो वो उत्तराखंड की जनता को भी उसका फ़ायदा हुआ है।
और यहाँ पर जो भी बड़ी जो बिग कंपनीज़ हैं वो भी उनके व्यापार यहाँ पर लगातार बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर फ़ायदा है। तो सर जैसे पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते तो आपको लगता है कि पहाड़ों में वो सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधाएं हों या सिस्टम बनाने की बात हो, अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो, वो चीज़ें हैं या फिर कुछ चुनौतियां हैं अभी भी पहाड़ों में? देखिए, जो भौगोलिक चुनौतियां हैं वो तो अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ये चीज़ें कम हुई हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ इस दौरान उत्तराखंड गठन के बाद। और निश्चित तौर पे जो है वो एक्टिविटीज़ जो बढ़ी हैं वहाँ पर, और सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं जीएसटी की, तो वो अच्छा फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है। क्या सर अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो जैसे भाई एक राष्ट्र एक दर की बात होती है, तो सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम या ऑथराइजेशन है कि वो कुछ दरों में कमी कर सकती है यदि वो चाहे तो अपनी राज्य की जनता को थोड़ा? जी बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल जो है इसमें सुप्रीम बॉडी है जिसमें सभी स्टेट्स जो हैं वो मेंबर होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी चेयर करती है उसको, माननीय वित्त मंत्री जी। तो अगर कोई स्टेट है, बेसिकली जैसे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जी। तो पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष रूप से जो है जीएसटी में काफ़ी जो है सोचा जाता है, और जो भी इनकी डिमांड होती है स्टेट्स की उनको सुना जाता है और उसको स्वीकार भी किया जाता है। अच्छा, सरकार कोई भी हो यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो और डेवलपमेंट के काम में और स्टेट के रिफॉर्म्स के काम में उसको लगाया जाए, लेकिन सरकार ये भी नहीं दिखाना चाहती जनता से कि भाई हम ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अधिकारियों के लिए क्या टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन एक बड़ी चुनौती बन जाता है फाइनेंशियल ईयर में खासकर? सरकार के द्वारा जो है वो रेवेन्यू टारगेट फिक्स किए जाते हैं प्रति वर्ष, और निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के लिए वो काफ़ी बड़ा चैलेंज भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यापारी हैं यहाँ के, उत्तराखंड के व्यापारी काफ़ी टैक्स कंप्लायंस में बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहूँ तो जो पर कैपिटा टैक्स है यहाँ पर उत्तराखंड में, वो अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर व्यापारी हो या यहाँ की जनता हो, वो काफ़ी जो है वो टैक्स कंप्लायंस में अच्छी है। एक सर सवाल ये है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, पहले क्या था वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन अब मान लीजिए किसी वस्तु पर 18% टैक्स लगता है, तो ये माना जा रहा है कि भाई 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर 18% किसी वस्तु पर है तो 9% उधर, नो ऐसा, तो ऐसा कुछ है अभी? हाँ बिल्कुल, यही बात है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 18% के स्लैब में कोई गुड्स या सर्विस आती है तो उसका मतलब है 50% स्टेट जीएसटी एंड 50% सेंट्रल जीएसटी। सर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो क्या यहाँ पर वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं भाई, टैक्स कलेक्शन की भी और टैक्स पेयर के लिए भी वो चीज़ें हैं, या पहाड़ों में अभी उन चीज़ों को लागू धीरे धीरे किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेट की सुविधाएं, नेट की सुविधाएं, वो तमाम चीज़ें नहीं है और लोगों को लगता है नहीं भाई पहाड़ों में जाए, घूमने जाए तो अच्छे रिजॉर्ट लोग बना रहे हैं वहाँ पर? नहीं, अगर आप देखेंगे अभी पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो है वो होटल रेस्टोरेंट्स खुले हैं। और सरकार अब तो विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, तो काफ़ी इस क्षेत्र में जो है बदलाव आया है। अगर आप पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है, और इंटरनेट की सुविधाएं भी जो है वो निरंतर विकसित हो रही हैं। और हमारा जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो हर ज़िले में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स पोस्टेड होते हैं, हमारे स्टेट टैक्स ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, और वो समस्याओं का निदान करते हैं। व्यापारियों से निरंतर बैठक की जाती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या जनता को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निदान किया जाता है। सब बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या हर जगह आप जा सुविधा है, या फिर अर्बन बाय है या रिलायंस है या फिर डिजिटल केयर है, तमाम चीज़ें, हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो सब बिल देते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जो लोकल मार्केट्स है, जैसा कि अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि लोकल मार्केट्स में बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो सामान दे देंगे 5,000 10,000 का, या शादी ब्याहों का जो सामान जाता है उसमें ज़्यादातर लोग बिल नहीं ले पाते, वो लाखों का सामान होता है, तो उसमें ग्राहक बिल नहीं ले पाता। तो क्या वो जो सामान खरीद रहा है उसका फ़ायदा सरकार को राजस्व के तौर पर होगा कि नहीं होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो जो टैक्स नेट है वो काफ़ी अब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है, और इसमें ई इनवॉइस का कंसेप्ट भी आ गया है, ई वे बिल का भी पहले से ही कंसेप्ट है। तो
अगर कोई ग्राहक कहीं कोई 5,000 या उससे अधिक का भी सामान परचेज कर रहा है, वो शादी का सामान परचेज कर रहा है, कुछ रेडीमेड गारमेंट्स परचेज कर रहा है, तो उसको बिल लेना चाहिए। अभी जो है उत्तराखंड सरकार ने योजना चलाई थी, काफ़ी वो पॉपुलर भी हुई, बिल लाओ इनाम पाओ योजना। उसमें बहुत लोगों ने जो है, जनता ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे जो है बिल लेना शुरू किया। एक अवेयरनेस लोगों के बीच में आई है। तो ये एक अच्छे नागरिक का एक ये भी कर्तव्य है कि वो अगर कहीं जा रहा है किसी दुकानदार के पास और उसका जो है 200 रुपये से अधिक का कोई भी सामान वो परचेस कर रहा है, तो उसको बिल लेना चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए। अगर कोई 100, 200, 400 तक का भी सामान ले उसको बिल मांगना चाहिए। बिल्कुल, जो नियमानुसार जीएसटी लॉ, एज पर जीएसटी लॉ जो है वो 200 रुपये से अधिक का कोई भी सामान है तो उसकी बिल की मांग कर सर सकते ऐसे हैं। कितने लोग होंगे जो नहीं ले पाते हैं, बहुत जल्दबाजी में आते हैं, भैया ये सामान दे दीजिए, कहाँ बिल लोग मांग रहे हैं? कोई बड़ी देखिए एजेंसी होगी या कोई बड़ा सिस्टम होगा तो वो तो बिल जनरेट करते हैं, इनवॉइस जनरेट करते हैं, लेकिन छोटी मोटी दुकानों पर, कस्बों में, मोहल्लों में तो कोई जनरेट ही नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। तो क्या उन पर भी लागू होती है चीज़ें? नहीं, देखिए, टैक्सेशन सिस्टम तो सभी के लिए है, जनता को भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। जो गांव कस्बे में जो दुकानें हैं, में भी हो सकता है कि उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो उनका टर्नओवर है वो 20 लाख पर एनम से कम है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो किसको लाइबिलिटी है जीएसटी की? जैसे मान लीजिए जिसका गांव में भी किसी को दुकान करनी है तो वो किस हिसाब से जीएसटी को अप्लाई करेगा? वो अलग अलग है। उसमें अगर कोई ट्रेडर है तो उसका अगर 20 लाख रुपए से अधिक का जो है वो पूरा एनुअली टर्नओवर है एग्रीगेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और वॉलंटरीली आप कैसे भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हम सर कई बार बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में, तो कुछ भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से कहते हैं भाई ये सामान दे दीजिए, तो वो कई बार ऐसे ऑप्शन रखता है हमारे सामने कि भाई ये लोगे तो उसमें जीएसटी देनी पड़ेगी, तो उसमें 4,000 महंगा पड़ेगा या इसमें 2,000 महंगा पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस क्यों रखते हैं दुकानदार और फिर वो कैसे चीट करते हैं? अब और जो उनका बात इलाज क्या है? जी, आम अगर नागरिक इस के तरह का पास। कोई वो मामला आपके सामने आता है, वैसे तो आप देखते हैं कि कोई भी जो वस्तु है उस पे एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। तो आपको तो बिल की मांग करनी चाहिए। और जो भी लोग ये जनरली कहते हैं, हम लोग भी जब ग्राहक बनकर जाते हैं दुकानदार के पास तो हमें भी यही सुनने को मिलता है कि इस पे तो जीएसटी जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। तो क्योंकि जीएसटी तो उसमें इंक्लूड है, वो आपको जो है MRP पे जी इंक्लूड है। इंक्लूड है ऑलरेडी। अच्छा, मान वो लीजिए आपको किसी का 1 लाख प्राइस है मिसगाइड कर फोन रहा का। है। अच्छा, वो जी मिसगाइड कर रहा है जी, ये बात बोल बिल्कुल करके। जी। अगर किसी फ़ोन का प्राइस 1 लाख रुपए है या कोई हम मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये तमाम चीज़ें लेने जाते हैं तो बोलते हैं भाई 2,000 या 18,000 का दे देंगे, 2,000 रुपये आपके बच जाएंगे। नहीं, वो डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी जो है वो पे करनी पड़ती है, वो सेपरेट उसको चार्ज करना पड़ता है। तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो हो सकता है कि वो ग्राहक को लुभाने के लिए इस तरह से करते हों, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उन सभी पे जो है वो जीएसटी पेबल है और वो उस पर टैक्स लगता है, चार्ज करते हैं। आप इनवॉइस देखिए, जब आपको इनवॉइस मिलता है आप देखिए उसमें सेपरेटली जो है वो टैक्स चार्ज किया हुआ होता है। जैसे हम कई बार विदेश के जो फ़ोन आते हैं यहाँ पर उनको देखते हैं कि भाई आप ये फ़ोन ले लीजिए तो ये इतना सस्ता पड़ जाएगा, इंडियन मेड है तो ये इतना पड़ जाएगा, तो उनमें कुछ जीएसटी का फ़र्क होता है जो आउट ऑफ इंडिया से चीज़ें आती हैं? नहीं, जीएसटी का कोई फ़र्क नहीं होता है। जो भी कोई गुड्स हैं उनके एचएसएन कोड होते हैं, एचएसएन कोड के अनुरूप जो है वो उसकी टैक्स का स्लैब होता है, टैक्सेबिलिटी होती है। कोई भी हो, अगर सपोज करें कि हम ये गिलास है, कांच का है, तो ये कांच का गिलास जो है इस साइज़ का या इस तरह के गुड्स है तो सभी जगह जो है वो कॉमन रेट ऑफ टैक्स होगा, चाहे आप केरला से परचेस करें या दिल्ली से परचेस करें या उत्तराखंड से परचेस करें, रेट ऑफ टैक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह मोबाइल है कि मोबाइल आप चाहे इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, जी जी। बेशक उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और अलग से लग जाएगी, लेकिन जो जीएसटी होगी वो उस पर उसी 18% की दर से पेबल होगा। सर अभी देखिए अब 2025-26 में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया, तो उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स की शुरुआत की है। तो ये ग्रीन टैक्स क्या होगा और इसका कैसे फ़ायदा लोगों को होगा, सरकार को इससे कितना राजस्व होगा? सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो ये मेरे टैक्स रिजीम का प्रीव्यू में नहीं आता है ग्रीन टैक्स, लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी है कि सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स की भी शुरुआत की गई है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और जंगल जीव यहाँ पर काफ़ी है, प्रकृति यहाँ बहुत
अच्छा है कंपैरेटिवली, तो जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं वो जो पॉल्यूशन कर रही हैं उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये ग्रीन टैक्स की शुरुआत की गई तो है। ओवरऑल सर आप क्या मैसेज पब्लिक को, व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि भाई जब आप मार्केट में जाएं तो कैसे आप चीट ना हो और सरकार तक आपके द्वारा खरीदे गए सामान का राजस्व भी पहुंचे, ऐसा ना हो कि बीच में कालाबाजारी हो रही है। तो क्या आप दर्शकों को बोलेंगे कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, उससे बिल ज़रूर लेना है आपको। और अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि ये टैक्स को टाइमली डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। हमारा सीएम हेल्पलाइन भी है, हमारे डिपार्टमेंटल जो है शिकायत वो कराने की प्रक्रिया भी है, दर्ज कराने की। और निरंतर हमारे पास जो है इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती है, उसका निदान विभाग के द्वारा निरंतर किया भी जाता है। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार और एक जागरूक नागरिक बने और देश की प्रगति में अपना योगदान निभाएं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, आपने तमाम बातें दर्शकों के सामने रखी और जीएसटी क्या है, कैसे ये काम करता है, स्टेट को उससे क्या फ़ायदा है, और जैसा कि आपने बताया अलग अलग टैक्सेस लगते थे और अब उनको समायोजित करके एक टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स के तौर पर सरकार देख रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रखी। तो ये थे विजय कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी स्टेट, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अगली बार फिर होगी किसी नए शख्स से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।